कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि समाचार की और कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक ले सकते हैं मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट योजना से लाभ। झारखंड में बागवानी विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CP4। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मत्स्य प्रभाग की ओर से शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हाइजेनिक कंडीशन में मछली के प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए सरकारी अनुदान पर स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। स्टॉल की समेकित लागत 40,000 रुपये है। इसमें SC, ST, BPL और विकलांग श्रेणी लाभुकों को 95% और अन्य कोटि के लाभुकों को 90% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए मछली पालक अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर वहीं अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड में बागवानी विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना के तहत राज्य के 17 जिलों में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान, उद्यमी, सोसाइटी, सहकारी समिति, कृषक समिति, झारखंड राज्य बागवानी मिशन, कृषि भवन परिसर, कांके रोड, रांची कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर वहीं अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसान भाई मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक खेत में बार बार एक ही फसल की खेती नहीं करें। उस खेत में फसल बदल बदल कर लगाएं। एक फसल चक्र में दलहनी फसलें जरूर लगाएं। ये मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। कई फसल ऐसे होते हैं जो मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। वैसे हर फसल किसी खास पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक करती है। ऐसे में यदि एक ही खेत बार बार उन्हीं फसलों को लगाया जाए तो उन खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए खेत में फसलों का बदलाव करते रहना चाहिए। दलहनी फसल जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। फसल चक्र में किसान भाइयों को जो फसल चक्र चुनाव कर रहे हैं, किसान भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो लेने वाले पौधे हैं अगर उनको ही लगातार लगा रहे हैं तो उसके कारण सूक्ष्म तत्वों की कमी भूमि में हो सकती है। लेकिन अगर किसान भाई उसमें दलहनी फसलों का फसल चक्र में ज़रूर से उसमें शामिल करना चाहिए। दलहनी फसलों का अगर वो बीच में फसल चक्र में शामिल कर रहे हैं तो वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाएगा और उसके कारण किसान भाइयों की ज़मीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। राज्य के जो किसान झाड़ीदार बोदी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं वे फरवरी से मार्च तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में इस फसल की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसानों ने टांड जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों में निकौनी का काम करने के लिए पेग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण कैसे करें। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय स्थल प्रति 10 एकड़ की दर से बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2350 रुपये, चावल मध्यम 2350 रुपये से 2900 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 6000 रुपये, गेहूँ 2200 रुपये से 2600 रुपये, दाल अरहर 6500 रुपये से 7400 रुपये, दाल मसूर 5600 रुपये से 6200 रुपये, दाल चना 8400 रुपये से 9000 रुपये, सरसों तेल 9500 रुपये से 11300 रुपये, चीनी 4050 रुपये से 4150 रुपये, आलू 300 रुपये से 800 रुपये और प्याज 950 रुपये से 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने बहुत सारी जानकारियाँ ली। कृषि से संबंधित तकनीकों के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के बारे में भी जानकारियाँ ली। तो चलिए, जानकारियाँ बहुत सारी है, लेकिन समय हो चला एक छोटे से विराम का। हम बस यूं गए और यूं आए। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा विराम आपके लिए लेके आया है एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। इस छोटे से विराम के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आपको लिए चलती हूँ नई जानकारी की तरफ। आज हम बात करेंगे लत्तेदार सब्जियों के विषय में। जी हाँ, जैसे ही हम लत्तेदार सब्जियों के बारे में बातें करते, हमारे मुंह में पानी आ जाता है और इन स्वादिष्ट सब्जियों का स्वाद तो लाजवाब होता है, लेकिन इन लत्तेदार सब्जियों में कीट लग जाते। तो आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ इसी से बातचीत और इसी से संबंधित जानकारियाँ देने हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम अपने विशेषज्ञ से बात करते हैं लत्तेदार सब्जियों में लगने वाले कीट व उसके निदान के विषय में। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि लत्तेदार सब्जियों की खेती किस प्रकार से की जाए और इसमें लगने वाले कीट कौन कौन से होते हैं, इसका निदान किस प्रकार से हो। हमारे किसान भाई को ये बताएं कि लत्तेदार सब्जी अभी के सीजन में कौन कौन से लगते हैं। किसान भाइयों जानते हैं कि जहाँ भी बाज़ार में जाते हैं वहाँ केवल सीम ही सीम दिखाई पड़ता है और कद्दू तो करीब करीब सालों भर कद्दू चलते रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सीम हुए या कद्दू हुए तो इसमें
खास करके कौन सी कीट प्रमुख रूप से इसमें नुकसान देते हैं, उनका नाम कौन कौन सा होता है और उनकी पहचान किस प्रकार से हमारे किसान भाई करें कि यही कीट लगा हुआ है और इसका कौन सा उपचार हो सकता है। सबसे पहली बात तो है कि जैसे सीम की बात करें, लाही का प्रकोप, इतना अधिक लाही का प्रकोप होता है कि पूरा सीम का फूल है, फलियां है, ढक जाती है। और इस मौसम में जब बादल आकाश में आ जाते हैं उस समय लाही का प्रकोप और तेज़ी से बढ़ता है। और लाही का प्रकोप जो है इतना ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है कि उसका फूल का रस चूस लेते हैं, जिसके कारण फूल गिर जाते हैं, या फलियां के रस चूसते हैं, रस चूसने के कारण फलियां का बढ़वार नहीं हो पाता है, उसमें दाने नहीं बन पाते हैं, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है ये लाही का। और लाही ये जो है ये कद्दू जाति के फसलों में भी ये लाही का प्रकोप होता है। पत्तियों के निचले सतह में लाही का प्रकोप होता है। और लाही का जो भी है, अगर उसका शिशु हो या वयस्क, दोनों पत्तियों का, कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। पत्तियां जो है वो नीचे की ओर कप सेपेट जैसा हो जाता है और उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है। भोजन बनाने का जो सिलसिला होता है सूरज की रोशनी में हरे भाग से, उसका कमी हो जाता है। इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है। ये तो लाही की बात हुई। इसके अलावे मधुआ, ये जो कद्दू जाति का फसल है या कद्दू है, इसमें मधुआ का भी प्रकोप होता है। और मधुआ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कीट होते हैं और इसका भी दोनों शिशु और वयस्क दोनों ही नुकसान करते हैं। और ये मधुआ भी रस चूसते हैं कोमल पत्तियों का, जिसके कारण पत्तियां जो है बाद में धीरे धीरे पीला हो जाता है और वो जलन जैसा हो जाता है, जला हुआ जैसा होता है, जैसे जंग लगता है, सिकुड़ जाता है, जंग लगता है, उस तरह से हो जाता है। तो इसके कारण भी कद्दू को नुकसान होता है। और एक और हो गया जैसे बग जो चित्रित बग है, ये सीम में काफ़ी लगता है। सीम के डंठल है, फलियां है, फूल है, ये भी रस चूसता है। और रस चूसने के कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने के कारण उसमें फूल नहीं आ पाते हैं, फलन की कमी हो जाती है। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है। कद्दू में एक और है, कद्दू जो है एक फल मक्खी लगता है उसका फल में। जब प्रारंभिक अवस्था में, जब शुरू में फल बनना शुरू होता है, उसी समय फल मक्खी जो है कोमल भाग को चुन करके वहाँ अंडे दे देती है। और अंडा जब फूटता है तो उसमें से पिल्लू निकलता है और पिल्लू अंदर में चला जाता है, फल के अंदर में चला जाता है और वहाँ से जो फल है टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। दूसरी बात और हो जाती है कभी कभी कि ये जो फल मक्खी का पिल्लू है वो मिट्टी में भी चला जाता है। तो मिट्टी में जब चला जाता है तो जो भी फल मिट्टी के संसर्ग में आता है वो फल जो है वो सड़ जाता है। तो इस तरह से मतलब काफ़ी नुकसान होता है ये आपका कद्दू वाला में। तो अब है कि किसान भाई इसको अगर रासायनिक उपयोग न करें और जैविक द्वारा या किसी और तरीके से इसको ट्रैप करें या पकड़े, कैसे इसको ख़त्म करें? खास करके जो हम लोग जो आम आदमी जो सब्जियां खाता है तो ये रासायनिक कीटनाशक के सब्जियों के खाने के क्रम में अंदर चला जाता है, खून में चला जाता है, फैट बेड में चला जाता है। तो इसके द्वारा कैंसर होता है, तरह तरह का पेट की बीमारियां होती है, चर्म रोग होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और ख़ास करके जैविक कीटनाशक में नीम से बना हुआ दवा काफ़ी प्रभावकारी पाया गया है। तो नीम
क्या दवा बाज़ार में भी मिलता है, घर में भी बना सकते हैं आप। तो बाज़ार में जैसे मिलता है अचूक है, निमेरिन है, निम्बेसिडिन है, नीम गोल्ड है। तो अगर आपका अचूक दवा मिल जाता है नीम का बना हुआ या निमेरिन मिल जाता है तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं। और ज़रूरत के अनुसार अगर पुनः ज़रूरत हुआ तो 8 दिन के बाद पुनः इसका छिड़काव करते हैं। तो ये जो है ये इसके लाही के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। वैसे सभी तरह का कीड़ों में काम करेगा, लेकिन लाही में रस चूसने वाले जैसे मधुआ है और भी बग है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो जैविक कीटनाशी की बात जहाँ तक आती है, उसमें नीम से बना हुआ किसान भाई दवा दें। और नहीं तो फिर अगर आप बाज़ार से नहीं खरीदना चाहते हैं, जो भी बाज़ार में अगर मिलता है, अगर अचूक नहीं है, निमेरिन नहीं है, तो जो भी बाज़ार में नीम से बना हुआ दवा है उसका प्रयोग 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा देगा, प्रभावकारी होगा। साहब चलते चलते हमारे किसान भाई को ये जानकारी दे दे कि इसके अलावे एक और चीज़ आता है येलो ट्रैप या क्या आता है, उसका उपयोग कैसे करेंगे? हाँ, येलो ट्रैप जो आजकल दुकान में मिलता है कीटनाशक के दुकान में, और ख़ास करके जैसे लाही जो है वो येलो ट्रैप पीला रंग में आकर्षित ज़्यादा होता है, जैसे सरसों में देखे होंगे, उसी तरह सब्जियों वाला में भी होता है, खास करके सीम वाला में भी। तो हवा से जब उड़ता है, हवा उसको उड़ा के ले जाता है, तो वहाँ जब या फिर आकर्षित होता है जहाँ येलो ट्रैप है, पीला रंग का फंदा है, तो उसमें जो ये वयस्क लाही है जो उड़ने वाला है या जिसमें पंख आ जाता है वो सट जाता है। साहब आप हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस प्रकार से लत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका निदान किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखा ना किसान भाई बहनों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप अपने लत्तेदार सब्जियों की भरपूर देखभाल करेंगे। जानकारी अभी एक और है और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समय हो चला एक छोटे से विराम का। छोटा सा विराम लेते हैं और आपको नई जानकारी देते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कैशलेस विनिमय का। जी हाँ, अभी के समय में कैशलेस पेमेंट हर जगह हो रही है और कृषि के क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसके लिए विस्तार से जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसका उपयोग कैसे करें, कहाँ करें, किस प्रकार से करें। इसके लिए हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और हम आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास, जो आपको कृषि में कैशलेस विनिमय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैशलेस से किसान भाइयों को किस तरह से लाभ पहुंच सकती है। सर, जैसा कि भी जान रहे कि देश में नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत है, तो इस किल्लत को कैशलेस से किस तरह से लाभ उठा सकते हैं किसान भाई? नोटबंदी के बाद कैश की कमी है, आपके द्वारा जो बताया गया सही बात है, और इसमें लोगों के पास पैसे नहीं है, उस पैसे को कैसे खर्च करें, मतलब उसके बाद पैसे नहीं है तो खर्च कैसे करें। तो इससे हमारे किसान भी अछूते नहीं हैं। किसान को भी रोज़मर्रा की चीज़ के लिए उनका अपना उत्पाद भी बेचनी होती है जो कि मार्केट में जाता है,
और किसान उस उत्पाद को लेके जाते हैं मार्केट में, लेकिन उन्हें सही रूप से कैश जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि कैश की कमी है। तो उस स्थिति में किसान को जो लागत उनकी लगी है वो लागत भी किसानों को नहीं मिल पाती। अभी आपने देखा होगा बहुत जगह कि किसान बहुत सी मंडियों में कि किसान को काफ़ी कम रेट में सब्जियां बेचने पड़ रही हैं या काफ़ी कम उनको मुनाफा हो रहा है। तो इससे हमारे किसानों के लिए हम ज़िले में हमारे उपायुक्त के दिशा निर्देश और कृषि निर्देशक के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग के द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कराया गया है, जिसमें ज़िले में से जितने भी अधिकारी हैं उन्हें कैशलेस की पहले प्रशिक्षण दी गई है। उसमें हमारे प्रखंडों से भी जो हमारे ब्लॉक लेवल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर जो है BTM है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर हैं और हमारे VLW जन सेवक, वो सभी लोगों को ज़िले में बुला करके प्रथम चरण में 15 तारीख को अभी 15 दिसंबर को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि कैशलेस का प्रयोग हम कैसे करें, किसान हमारे कैसे कर पाएंगे, इसे उस जानकारी दी गई। इस जानकारी के बाद देने के बाद जो है वो ये समझ लिए कि कैशलेस का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ हमको उनको दिक्कतें होंगी, जिससे कि गांव स्तर तक पहुंचाना है इसे। जब तक ये गांव स्तर पर नहीं पहुंचता, शहर में तो नेट की सुविधा होती है, इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन हमारे गांव में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कैशलेस करने में असुविधा होगी। इस वजह से उनको ये ट्रेनिंग में बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया कि USSD जो है, जिसमें *99# के द्वारा उनके मोबाइल के थ्रू जो नेट की उसमें सुविधा नहीं है तो भी आवश्यकता नहीं है तो भी जो है उनको कैशलेस का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जिनके पास सारे के पास अकाउंट नहीं है गांव में, तो उनको अभी प्रथम फेज में जो है ज़िले में हमारे जो सदर प्रखंड है उनकी जितनी पंचायतें हैं सभी पदाधिकारी को उसमें लगाया गया है कि उसमें सर्वे करके जिनके पास भी वो नहीं सुविधा है उसको पहले अकाउंट खुलवाएं, अकाउंट से बैंक से लिंक कराएं, आधार कार्ड से लिंक करा दें, जिससे कि वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अब किसान पोर्टल जो चल रही है आपकी योजना, उससे किस तरह से आप जोड़ रहे हैं इसको? चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल के माध्यम से जुड़ें। अभी 21,000 हमारे के हैं, उसमें हम लोग किसान पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं कि अभी उसको हम कैशलेस के लिए उसका एक कैंपेन चला करके उसको एक SMS के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कैशलेस में कहाँ कहाँ आपकी दिक्कतें हैं, वो उनको एक संक्षिप्त में SMS के थ्रू उनको जानकारी दी जा रही है। और ट्रेनिंग कब कब है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगा, वो पंचायत स्तर पे, ब्लॉक प्रखंड स्तर पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जो BTM है वो BDO के मार्गदर्शन में वहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है और प्रशिक्षित किया जा रहा है किसानों को। और उसमें कृषक मित्रों को सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदया का ये निर्देश था कि पहले कृषक मित्र को कैशलेस के लिए सप्ताह में कम से कम ट्रांजैक्शन सीखना होगा। जब हमारे कृषक मित्र सीख जाएंगे तो वो मास्टर ट्रेनर हो जाएंगे, और जब मास्टर ट्रेनर हो जाएंगे तो वो फिर प्रत्येक कृषक मित्र कम से कम 5-5, 10-10 लोग को कैशलेस के बारे में बताएंगे, जिससे कि ये गाँव के अंदर तक ये कैशलेस के बारे में प्रक्रिया को जानकारी उसे मिल जाएगी। छोटी सी बात यह है कि किसान जो भी उत्पाद प्रोड्यूस करते हैं, अगर मान ले मंडी में वो ले जाते हैं किसानों या छोटे मंडी में ले जाते हैं, लेकिन मंडी में उनके बीच के जो बिचौलिया होते हैं वो बिचौलिया मीडिएटर जिसको बोल सकते हैं, वो काफ़ी कम रेट में आप देखते हैं कि रास्ते में जितने भी बीच में बंदगांव की घाटी भी है, काफ़ी किसान के उत्पाद आते हैं। हम लोग जब रांची जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी किसान के उत्पाद, उसमें पपीता, अमरूद सीज़न पे, इसके अलावा और भी उत्पाद लाह से लेके सारे उत्पाद आते हैं, लेकिन किसान में जो बीज के जो मीडिएटर है उसे कम दामों में उसको ले लेते हैं और किसान को उसका मुनाफा कम मिल पाता है। अगर ये कैशलेस ये हम लोग ये कर लेते हैं तो किसान अपने उत्पाद को इसके थ्रू डायरेक्ट वो मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छे अच्छे जो मार्केट के जहाँ पे मंडी है उस मंडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में एक टिकट भी लगाया गया है जिसमें रेट भी तय किया गया है। भारत सरकार द्वारा चल रहा है कि आज का क्या रेट चल रहा है, आज की सब्जी में या मेंथा का या आलू का या जो भी चीज़ है उसका क्या रेट है, उस रेट का वो फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। और उस कैशलेस पे वो अगर वो कांटेक्ट में रहेंगे तो ट्रांजैक्शन करके डायरेक्ट उसका जो बीच का बिचौलिया को हटाया जा सकता है और कैशलेस में उनको फ़ायदा। और या फ्लावर की खेती कर रहे हैं तो उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो मंडी में वो डायरेक्ट उसको नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर कैशलेस का अगर ये लागू हो जाता है तो वो डायरेक्ट उससे बेनिफिट हो सकते हैं, उसको वो मार्केट में डायरेक्ट बेच सकते हैं और इसका मुनाफा उनको डायरेक्ट कैशलेस के थ्रू फ़ायदा मिलेगा।
अभी कैशलेस होने से, नोटबंदी के बाद जो है, कैश की कमी होने के बाद किसान का जो उत्पाद है वो आधे दाम पे बिक जा रहे हैं। किसान मंडी ले जाते हैं या जो लोकल मार्केट में जाते हैं, क्योंकि कैश के लोगों के पास कमी है तो नहीं खरीद पाते हैं और उसे आधे दाम पे ही बेचना पड़ता है, तो उनसे उसको घाटा हो जा रहा है। तो उसके लिए अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और ये कैशलेस का सिस्टम अपने मोबाइल के द्वारा जो है इसको अगर ये अपना मार्केटिंग को करें तो उनको अच्छा मुनाफा और सही मुनाफा फ़ायदा मिलेगा और किसान को इससे घाटा नहीं होगा। किसान भाइयों से मेरा ये संदेश है, मेरा ये आग्रह है कि सभी कैशलेस की ओर, जैसा कि प्रशिक्षण में बताया जा रहा है, वो उसका इस्तेमाल करें। शुरू में कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो सुविधा में बदल जाती है। बाद में उन्हें जब वो हिचक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जब वो शुरू कर जाएंगे, ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे तो किसानों के भी ये ख़त्म हो जाएगी और फिर वो करने लगेंगे। इसलिए किसान भाइयों से ये आग्रह है, ये अपील है कि सभी लोग कैशलेस की ओर बढ़ें, जिससे कि हमारा भारत जो है समृद्ध हो और ये कैश के जो नोटबंदी की समस्या है इससे भी हम लोग निजात किसानों को मिल पाए। देखा ना किसान भाई बहनों, ये जानकारी अभी के समय के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण थी। अभी इस जानकारी के बाद हम आपको मौसम की भी जानकारी दिलाने जा रहे हैं और इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समय से बोई गई गेहूं फसल बाली निकालने की अवस्था में आ गई है। अभी खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी कम हो तो खेत की सिंचाई करें। 10 दिन पहले गिराए गए धान के बिचड़ों में यूरिया का घुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 10 डेसिमल बीज स्थली की दर से करें, ताकि 10 से 15 दिनों बाद बिचड़ा रोपने के लायक हो जाए। हम लौट आए हैं IMD पुणे से, जहां हमने मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले ली और ये भी जाना कि इस मौसम में कौन सी खेती करनी चाहिए, मिट्टी की देखभाल कैसी करनी चाहिए और सिंचाई भी कैसी करनी चाहिए। तो चलिए, जानकारियां तो यूं ही बनती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे विदा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये पता जरूर नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाई बहनों, इसी के साथ आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।